हमारे पाकिस्तान में है कि एक नॉर्मल चीज़ को भी वो ऐसी पोजीशन बना लेते हैं कि कंट्रोवर्शियल बन जाए। अल्लाह ताला ने हमारे फौजों को हर जगह फतह दी है। एक वक्त था जो मियां नवाज शरीफ को धिक्का देने की जरूरत भी नहीं, खामोश हो जाने की जरूरत थी और मियां साहब की हुकूमत कर दी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम सवालात कराची ऑपरेशन के हवाले से। फौजी कमांड में तब्दीली के बाद कराची ऑपरेशन में क्या तब्दीली आने जा रही है, इसके दिफाई पहलू से आपको प्रोग्राम में आगे किया इससे पहले, और अब सियासी पहलू पर आएंगे। हुक्मरान जमात यानी वफाकी हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? कराची ऑपरेशन हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? इसी तरह सूबाई हुकूमत या पार्टी जो उनकी नुमाइंदगी है वो कराची ऑपरेशन के मुस्तकबिल या इसकी सिमत के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, और इसी तरह से दीगर हवालों से जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। साथ साथ आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है हैदराबाद में। एक जलसे का उन्होंने अनाउंस किया 23 दिसंबर को। मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP और इसके साथ MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, कराची की सियासत क्या मंजरनामा मुस्तकबिल का क्या हो सकता है, प्रोग्राम में ये भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के MNA हैं, सीनियर रहनुमा है, इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब आयतुल्लाह दुर्रानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी प्रोग्राम में करेंगे। डॉक्टर अमजद APML से आपका ताल्लुक प्रोग्राम में मौजूद, और रजा हारून साहब पाक से ज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ कराची DSNG में मौजूद है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपकी तरफ पहले आते हुए, सर हालिया दहशतगर्दी के वाकयात कराची में 1-2 दिन के अंदर टारगेट किलिंग दोबारा उठ गई है। रमेश कुमार साहब मैसेज क्या दे रहे हैं दहशतगर्द? क्या कराची के शहरियों को तशवीश का इजहार करना चाहिए? राहील जरी साहब जा रहे हैं, उनके जाने से क्या कराची ऑपरेशन मुतासिर होगा? बहुत से सवालात जहनों में आ रहे हैं, नमूदार हो रहे हैं। रमेश कुमार साहब वफाकी हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखती है? सैफान खान, पहली चीज़ तो ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। कराची का ऑपरेशन एक पॉलिटिकल विल के तहत शुरू हुआ। जून 2013 में जैसे हमने ओथ लिया, सितंबर 2013 में प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा था कराची में, वहाँ पे उन्होंने कराची ऑपरेशन की शुरुआत की और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे थे उन्होंने काम किया। अब खुशकिस्मती ये है कि एक आर्मी की कमांड बिल्कुल चेंज हुई है, मगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट सेम है। जो 3 साल पहले उस कमांड के साथ काम किया, अभी 1.5 साल न्यू कमांड के साथ काम होगा। आर्मी के अंदर वैसे भी एक सिस्टम होता है कि जो उनके काम होते हैं उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है, कमांड तब्दील होती है, मगर आपको पता है कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस या जो उनके अच्छे काम जो हो रहे होते हैं वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहते हैं। मगर जो कराची ऑपरेशन है वो वैसे भी एक पॉलिटिकली विल के तहत है, चाहे ज़रबे अज़ब हो, चाहे कराची ऑपरेशन हो। मैं समझता हूँ इन चीज़ों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कंप्रोमाइज़ नहीं है। कराची को जैसे अमन का गवारा पहले बनाया था, पहले भी आपने देखा कि कराची के अंदर एक फ़ोन कॉल के ऊपर कराची बंद हो जाता था। अब वो वक्त ख़त्म हो गया है। अब कराची के अंदर अमन एक पैदा किया है और उसको और ज़्यादा पायदार बनाने के लिए, क्योंकि मुल्क के अंदर जब तक कराची एक इकोनॉमिकली हब है और कराची एक बेस है पूरे पाकिस्तान का, पर इकोनॉमी पूरी उसके ऊपर डिपेंड करती है 65%, तो हम तो पाकिस्तान के किसी कोने के ऊपर, किसी कोने के अंदर जो है वो दहशतगर्दी को काबिल कबूल नहीं रखते, और उनके खिलाफ जो एक्शन हमने ज़रबे अज़ब शुरू किया है वो कंटिन्यू रहेगा। और आप देखेंगे और एग्रेसिवली यहाँ पे जो है कराची ऑपरेशन के ऊपर काम जारी रहेगा। सही है, कोई सियासी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। डॉक्टर अमजद साहब आपका क्या ओपिनियन है इस बात पर? आपको लगता है कोई सियासी कॉम्प्रोमाइज अब नहीं होगा? इससे पहले कोई सियासी कॉम्प्रोमाइज सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने किया है इसको लेकर? यानी दोनों जमातों ने सियासी तौर पर, मुस्लिम नून या पीपल्स पार्टी ने कोई सियासी कॉम्प्रोमाइज किया इस ऑपरेशन को लेकर? डॉक्टर अमजद साहब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब कॉज एक हो और जब सबका मकसद एक हो कि एक शहर के अंदर जो सबसे बड़ा शहर है, सनती शहर है, उसके अंदर अमन कायम करना है, तो मैं नहीं समझता कि मौक़िफ़ वो डिफरेंट हो सकता है। और जब ये ऑपरेशन हुआ तो सब लोग मुत्तफ़िक थे और सब ने एग्री किया, और वो हमारी जो फोर्सेस हैं, एजेंसीज़ हैं, जिन्होंने इस अमन बहाल करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए और जारी रहे।
रहेगा। ये अफसोस और दुख की बात है कि वो शहर जब एक अमन का गहवारा बनने जा रहा था, जब अमन और सुकून था, तो उस वक़्त ये जो दहशतगर्द हैं या जो भी इसके पीछे कार फरमा हैं, जो इसके स्पॉन्सर हैं, शायद वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो इस वक्त एक अच्छी तरीके से एक चेन ऑफ कमांड जो उसकी तब्दीली हो रही है, या बड़े आसान तरीके से एक नया आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी की तकर्री हुई है, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को वो सबोताज करने के लिए या एक रॉन्ग मैसेज देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इनको ये समझ लेना चाहिए कि ना तो ये इसमें कोई तब्दीली मुमकिन हो सकती है, और ना ही हम समझते हैं कि ये चेन ऑफ कमांड के बाद इसमें कोई तब्दीली होगी। और मैं यकीन रखता हूँ कि सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत और हमारी जो फोर्सेज है वो मिलकर फिर दोबारा कराची के अमन को जरूर बहाल करेंगे। ठीक है, आयतुल्लाह दुरानी साहब, आपकी तरफ लाते हुए एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं रमेश कुमार साहब से भी इसके बाद पूछने लगा हूं। 16 नवंबर को कराची के अंदर सूरत हाल ये थी कि वसीम अख्तर साहब जेल से रिहा हुए थे, वो गए थे अजीजाबाद की तरफ, यादगार शोहदा की तरफ, वहां पे अपना ट्रिब्यूट देने के लिए। वहां पर एमक्यूएम लंदन के कारकुन आ गए। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, यहाँ पर 9 दिसंबर को यादगार शोहदा के हवाले से दोनों जमातें ऐलान कर चुकी हैं कि वो 9 दिसंबर को यादगार शोहदा जाएंगे। क्या होगा? उस दिन तसादुम होते होते रह गया, पुलिस ने बचा लिया। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को अलाउ करना चाहिए या एमक्यूएम लंदन को अलाउ करना चाहिए कि वो यादगार शोहदा पे जाएं, या दोनों को अलाउ करना चाहिए, कोई तसादुम हो जाए? आयतुल्लाह दुरानी साहब, आपका मौकिफ क्या है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा हारून भी जाएंगे, सब भी। जब आप शुहदा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किसी कब्रिस्तान, नहीं वो नहीं जाएंगे सर, उन्होंने ऐलान नहीं किया जाने का, करते हो वो अभी बताएंगे भी अपना मौकिफ, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया आयतुल्लाह दुरानी साहब अभी तक जाने का वहां पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने लोग शुहदा का, अगर आप एक लफ्ज़ शुहदा इस्तेमाल करते हैं तो हर एक को उनके लिए दुआ के लिए जाना होगा। सब जाएंगे, लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सब लोग बावजू जाएंगे, बावजू वापस दुआ करके वापस आ जाएंगे, तो किसी को भी रोका न जाए। शहीद किसी एक का नहीं होता है, सब के लिए। अगर आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर वो कत्ल कर चुका है और कातिल की हैसियत से आपने उसको दफनाया हुआ है और फिर उसको शहीद का डिक्लेयर कर लेते हो तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। इसलिए वहाँ पर अभी जाहिर है कि जिंदा खेलना चाहिए। ये कब्रिस्तान खेलने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये हर साल होता है, ये यादगार शोहदा पे हर साल 9 दिसंबर को हम भी जाते हैं, हम भी जाते हैं 27 दिसंबर को जाते हैं, आप भुट्टो साहब की बरसी पे जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सब जाते हैं। हमारे साथ जुल्फकार जूनियर साहब वो अलग आ जाते हैं, करमा भुट्टो साहब की पार्टी वो अलग आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर कराची में ऐसा नहीं होता ना दुरानी साहब, पहले आना चाहते हैं, जब आते हैं आमने सामने तो फिर क्लैश का खतरा होता है, तसादुम का खतरा होता है, दूसरी शाम को तीसरी, आधी रात को कोई चौथी। नहीं आयतुल्लाह दुरानी साहब, यहाँ पर तसादुम का खतरा हो जाता है, यहाँ पे जब सामने आते हैं तो नहीं, तसादुम का खदशा कोई नहीं है। अल्ताफ हुसैन जिंदा है, ये सब उसके ओबीडियंट्स हैं, कोई ऐसा तसादुम का कोई चक्कर नहीं है। एक दो अंडे मंडे अगर फेंके एक दूसरे के साथ, अल्ताफ हुसैन के 12 दरवाजे हैं, एक में से रजा हारून आ जाएगा, दूसरे से जो है ना वो जो गवर्नर साहब आएंगे, आपने 16 नवंबर को सूरत-ए-हाल देखी थी कराची की? परेशान हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 16 नवंबर को कराची की सूरत-ए-हाल आपने देखी थी? अजीजाबाद जब वसीम अख्तर साहब निकले थे, जानता हूँ, अजीजाबाद पे आमने सामने कारकुनान आ गए थे, वो पुलिस ने बचाया था उनको। एक चाबी इन सब के जेब में, उसने अल्ताफ हुसैन साहब का चाबी हर एक के छोटे की के हाथ में। कोई टेंशन ना लें, कोई परेशानी नहीं होगी, सब के सब कंट्रोल हो जाएंगे, हर एक उनका कंट्रोल होगा इंशाल्लाह। ये कत्ल गारत नहीं होगी, सियासी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट की बात है, सियासी एडजस्टमेंट चाहिए उनको सियासी एडजस्टमेंट के लिए जाहिर है कि अल्ताफ भाई अब तक की सूरत हाल सेहतमंद तरीके से मौजूद है। अच्छा, मैं रजा हारून साहब को भी इंट्रोड्यूस करा दूं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं रजा हारून साहब भी, लेकिन रजा हारून साहब, मैं एक ब्रेक के बाद आपकी तरफ रजा हारून साहब आ चुके हैं प्रोग्राम में साथ। पीएसपी ने जो ऐलान किया 23 दिसंबर लाल किला ग्राउंड हैदराबाद पर क्या करने जा रहे हैं, कराची की सियासत में क्या होने जा रहा है, रजा हारून साहब से जानेंगे। और हमारे साथ पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और डॉक्टर अमजद एपीएमएल से प्रोग्राम में साथ मौजूद है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब करेंगे, देख लीजिएगा। होता है और ये हमारे पाकिस्तान में है कि एक नॉर्मल चीज़ को भी वो ऐसी पोजीशन बना लेते हैं कि कंट्रोवर्शियल बन जाए। अल्लाह ताला ने हमारे फौजों को हर जगह फतह दी है। एक वक्त था जो मियां नवाज शरीफ को धिक्का देने की जरूरत भी नहीं, खामोश हो जाने की जरूरत थी और मियां साहब की हुकूमत करनी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब कराची ऑपरेशन। कराची ऑपरेशन का मुस्तकबिल की सिमत, सियासी मंजरनामा कराची का क्या हो सकता है, प्रोग्राम में बात हो रही है। रज़ा हारून साहब, आप प्रोग्राम में हैं, खुशामदीद आपको भी। कुछ दिन कबल यानी 1 या 2 रोज़ कबल रॉयटर्स पे MQM के बानी अल्ताफ हुसैन साहब का एक बयान लेटेस्ट छपा, जिस इंटरव्यू के अंदर वो कहते हैं जी कि रॉ से कभी ताल्लुक नहीं रहा है, आगे मुस्तकबिल में हो जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, अभी तक नहीं रहा है। उन्होंने 2 बार दोहराया कि अभी तक नहीं रहा है, रॉयटर्स में जो उनका इंटरव्यू है। रज़ा हारून साहब, इस बयान को सामने रखते हुए आपने कराची का कल जो टारगेट किलिंग्स हुई है उसका लिंक शायद रॉ से जोड़ा है PSP ने, जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी। तो MQM कायद ये कहते हैं कि रॉ से ताल्लुक नहीं रहा है, आगे हो जाए तो पता नहीं। रज़ा हारून साहब क्या कहते हैं इस बारे में? इनफ सेड एंड डन। सैफान, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बात करे। अल्ताफ साहब तो एक दफा कई दफा कह चुके हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी सामने आया है, बहुत सारी चीजें आ गई। मैं समझता हूँ इससे मजीद किसी कंफ्यूजन का कोई शिकार हो तो हम तो नहीं है जी। सर, कंफ्यूजन का शिकार नहीं है आप बिल्कुल इस बात पर कायम है कि ये रॉ से ताल्लुक है। वो कहते हैं आगे हो सकता है। वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि MQM पाकिस्तान का मुस्तकबिल 2018 के इंतखाबात में नहीं है। वो कहते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट की गैर एलानिया जमात है। रज़ा हारून साहब, इस बात से एग्री करते हैं क्या आप अल्ताफ हुसैन साहब की? नहीं, मुझे कोई ऐसा खास तो मैं उनके बयानात पढ़ता नहीं, छोड़ दिया मैंने उनको पढ़ना वढ़ना। मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कैफियत में ये बात कर रहे हैं। आया जो बात उन्होंने सुबह की है वो शाम में वापस ले लिए, नहीं लिए, तो मैं तो सीरियस ना लेता हूँ ना उनको पढ़ाता हूँ। सर, सीरियस नहीं ले, लेकिन यहाँ पर आपको लगता है रज़ा हारून साहब, जो 16 नवंबर को सूरत हाल थी, कुछ लोग निकले, उनके लिए नारे लगा रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सरप्राइज था आपके लिए? और क्या इसको सामने रखते हुए 9 दिसंबर को कोई क्लैश हो सकता है आपस में, जो लोग यादगार शोहदा पे जा रहे हैं उनमें? मुझे तो सैफान उस वक्त भी सरप्राइज नहीं होगा जो फारूक सत्तार के दाएं बाएं खड़े होकर लोग यही नारा लगा के उनके सामने खड़े हो जाएंगे। मुझे तो उस वक्त भी सरप्राइज नहीं होगा। मैं तो जानता हूं इन लोगों को अच्छी तरह। मैं तो 92 की मिसाल दे चुका हूं अजीम अहमद तारिक साहब की, किस तरह उनके साथ हुए वाकयात। तो हमें तो मालूम है, तो मुझे तो कोई सरप्राइज है ही नहीं। आप हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों को और दीगर लोगों को सरप्राइज होगा तो होगा। सर, तो आप क्या समझते हैं कि फारूक सत्तार साहब खुद भी नारा लगा सकते हैं, ये वाला जो नारा वहां लग रहा था 16 नवंबर को? बिल्कुल, ये बिल्कुल लगा सकते हैं। इस सूरत हाल में 9 दिसंबर को अभी हम बात भी कर रहे थे, आपकी जमात जो है वो नहीं जा रही यादगार शोहदा पे, रज़ा हारून साहब, या जाएगी? मैं इतना कहूंगा कि तमाम शहीद, खासतौर पे MQM के तमाम शहीद इंतहाई काबिल मोहतरम हैं। एक उन्होंने अपनी स्ट्रगल के दौरान शहादत हुई है उनके लिए हमारी दुआएं हैं, काबिल एहतराम है। लेकिन इस नाम पर अब जो सियासत कर रहा है जी, वो इंतहाई खुदगर्ज, कमजोर, और मैं समझता हूं कि वो उससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता उन लोगों के लिए जो शोहदा के भी नाम पर सियासत कर क्लेम कर वहां एक हंगामा खड़ा कर किसको सर्व कर रहे हैं। मतलब शहीदों को उन बेचारों ने तो अपनी जो है वो जाने कुर्बान की हैं इस जिद्दोजहद के अंदर। वो जिसको अपना लीडर समझते थे, जिस लीडर के पीछे उन्होंने उस कॉज के लिए उन्होंने अपनी जानें दी, वो लीडर उनको कहाँ मानता है। वो लीडर भी उनका नाम जब लेता है जब उन लीडर के इशू बात करता है, जब उसको सियासत करनी हो, जब उसको अपनी सुप्रीमेसी जाहिर करनी हो, जब उसको उस इशू को जज्बाती तौर पर इस्तेमाल करके अवाम के जज्बात भड़काने हो। तो आई कंडेम, मैं मजम्मत करता हूं उन लोगों की जो शहीदों के नाम पर सियासत करें, किसी भी तरह से क्लैश की सूरत हाल पैदा करें, वहां पर लड़ाई झगड़ा करें, मतलब सियासत करें इस नाम पर। इससे ज्यादा काबिल मजम्मत और कोई बात हो नहीं सकती। नहीं सर, आप जिस तरह कह रहे हैं इससे लग रहा है रज़ा हारून साहब कि वो कोई अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाह रहे हैं शोहदा से सियासत करके। लेकिन सर, वो तो हर साल करते हैं ये 9 दिसंबर को। रज़ा हारून साहब, ये पहली बार हो रहा है? ये तो हर साल होता है तकरीबन, ये इवेंट जाते हैं यादगार शोहदा पे। 22 अगस्त 2016 इज अ टर्निंग पॉइंट। आप मुझे 22 अगस्त 2016 से बात करना शुरू करें, 23 अगस्त उसके बाद से आ जाएं, मैं तो उसके बाद की बात करूंगा, मैं हर साल की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। इधर से चेंज सिचुएशन में चेंज बातें होती हैं। अब तो वो ये सियासत के लिए करना चाह रहे हैं ना, शहीदों को यादगार पर फातेह पे लड़ाई करके वो क्या शहीदों की रूहों को सुकून पहुंचा रहे हैं या शहीदों को रूहों को तड़पा रहे हैं ये लोग?
आपके ख्याल में रज़ा हारून साहब, अभी जो 16 नवंबर को सूरत हाल थी, ये ड्रामा था या ये वाकई में क्लैश था? और अगर ये क्लैश था तो सूबाई हुकूमत या सरकार को किसको अलाउ करना चाहिए यादगार शोधा पे? एमक्यूएम पाकिस्तान को या एमक्यूएम लंदन को, या दोनों को नहीं करना चाहिए? रज़ा हारून साहब पता नहीं वो सैफान ये सूबाई हुकूमत कर क्या रही है, और बेसिकली तो इनको ये सब तो जो करना चाहिए इंतजामी तौर पे वो करना चाहिए। इनको तो करना चाहिए था जो कुछ वो 22 अगस्त को करना चाहिए था, रियासत के अंदर रियासती मामलात और एग्जीक्यूटिव के मामलात को डील करते हुए ना आप सियासी होते हैं, ना आप किसी की साइड लेते हैं, ना आप मुनाफिकत करते हैं, ना आप सियासत करते हैं। तो जो इनको करना चाहिए था, जो इनका फर्ज था, जो आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है, लाहौर हाई कोर्ट की फुल बेंच में जो आज हियरिंग हुई है, उन्होंने भी आज कंडेम किया है जो सेक्रेटरी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला थे कि 22 अगस्त के वाकये के ऊपर हुकूमत का एक्शन है क्या? जब वहां कोई एक्शन नहीं लिया यार सैफान, तो आपने बड़ी उम्मीद लगा रखी है कि 16 नवंबर और 16 नवंबर। सही है। रमेश कुमार साहब, वफाकी हुकूमत, आप सुन रहे हैं रज़ा हारून साहब की बात, और आपके नजदीक फिर क्या हो? रमेश कुमार साहब, किसको अलाउ हो जाना चाहिए 9 दिसंबर को? यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप होते हैं, आप क्या करते हैं? किसको अलाउ करना चाहिए या दोनों को नहीं अलाउ करना चाहिए? क्योंकि एक तो खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा चुके हैं। रमेश कुमार साहब देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जहाँ पे क्लैश हो, हुकूमत की रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब नहीं हो। एक तो चीज़ ये है कि जहाँ पे क्लैश का खदशा है तो वहाँ पे वैसे भी उन चीज़ों के अंदर जो है वो इंटरवीन करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि एमक्यूएम जो लंदन है, 22 अगस्त के बाद जो एमक्यूएम टूटी और उन्होंने पाकिस्तान के एमक्यूएम के फारूक सत्तार की लीडरशिप के तहत जो आगे जो बढ़े हैं, मैं समझता हूँ फिर भी वो एक पॉलिटिकल मैंडेट के साथ है, और वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो एमक्यूएम के साथ पहले रिलेटेड थी, उनके जो है ना उनके खिलाफ एक्शन के लिए हुकूमत के साथ तावन करें। ये उनके लिए भी बेहतरी है, एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए भी, और हुकूमत का तावन जो है फिर उनके साथ और बढ़ेगा। मगर एमक्यूएम लंदन को कम से कम जो तकारीर उनकी तरफ से की गई, उसके बाद जो यहाँ पे उनका बेस होना और इस किस्म की एक्टिविटी होना, चाहे शोहदा के हवाले से, चाहे ये मेरे ख्याल में गलत है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमसे अगर इस हवाले से, हमारी इंटेलिजेंस के हवाले से अगर कुछ हेल्प चाहेगी तो लाजमी हम भी अपने जो है वो एक उनके हवाले से जो हमारा शेयर होगा, जो हमारे व्यूज़ होंगे, हम उनके साथ शेयर करेंगे। मगर इस वक्त जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, और कम से कम क्लैश भी नहीं हो, और एमक्यूएम लंदन की 22 अगस्त की। ठीक है रमेश भाई, आप ये कहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान को अलाउ करना चाहिए, एमक्यूएम लंदन को अलाउ नहीं करना चाहिए, ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी या लाइन है? रमेश कुमार साहब देखिए, मैं कहता हूं कि 22 अगस्त को जो लंदन से तकारीर की गई और उसको डिफेंड करने के लिए जो लोग वहां से आए, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आए, जो बात करते गए, मैं समझता हूं अब कहें कि भाई हमारे राह से लिंक नहीं है, हम ये लिखें, ये चीज़ें सही नहीं है। और जो उनकी तकारीर थी वो किसी से दूर नहीं थी, स्टेट के खिलाफ क्या थी, क्या बातें थी, वो एक एविडेंट सबके सामने है। तो इस वजह से अब वो यहाँ पे आके दोबारा ऐसी कोई एक्टिविटी करके और यहाँ पे के मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं और आपस में लड़ें, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि कराची ऑपरेशन भी जब हुआ तो भी फेडरल गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ा, आज ये इशू है तो भी फेडरल गवर्नमेंट को सीरियस हो। तो मैं समझता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो फेडरल गवर्नमेंट तो लाजमी है, इस मुल्क के किसी भी कोने में अगर ऐसे इस किस्म के इंतशार या होंगी तो उन चीज़ों को रोकने के लिए बिल्कुल इकदाम करेंगे। रमेश साहब, सूबाई हुकूमत से तो उनका मौक़िफ़ लेंगे पीपल्स पार्टी का, लेकिन ये मुझे बताएं कि अभी जो हालिया असले के जखीरे पकड़े गए, रेंजर्स नाम नहीं ले रही किसी सियासी जमात का, कहती है एक सरगर्म अस्करी विंग का असला पकड़ा गया, सरगर्म अस्करी विंग का असला पकड़ा गया। रमेश कुमार साहब, ये नाम लेने में क्या कदगन है इस पर? अब देखिए, आपने रोका है, चौधरी निसार साहब ने रोका है रेंजर्स को किसी का नाम लेने से, इसमें कोई शक नहीं है, सियासी मसले है। आखिर इसमें 2012 की सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री, जहां पे पुलिस, IB, ISI सब ने बताया कि वहां पे जितनी भी कराची के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज थी जो उस वक्त पावर में थी और उनकी सरपरस्ती के नीचे, चाहे लियारी अमन कमेटी हो, चाहे MQM की अस्करी विंगे हो, चाहे NP, ये सारा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी सरपरस्ती रही है। अब वहां पे जो एक्शन चला और 3 साल जो ऑपरेशन को हुए, कराची ऑपरेशन को,
वो भी किसी से दूर नहीं है। कराची के अमन के लिए जो कोशिशें की गई हैं, अभी जो भी बंदे पकड़े गए हैं, जब तक एजेंसीज हमारी चाहे रेंजर्स जब भी किसी को पकड़ती है, जब उनके पास प्रूफ आ जाते हैं कि ये अस्करी विंग एमक्यूएम की है, पीपल्स पार्टी किसकी है, या और किसी जमात की है, या और किसी दहशतगर्द तंजीम की है, तब वो जाके उसका जो है वो नाम जो है वो एक्सपोज करते हैं, उसे पहले नहीं करते हैं। मगर कभी भी उसमें ये नहीं छुपाते हैं कि ये कोई डरते नहीं है किसी से कि भाई एमक्यूएम की है या फिर किसी का नाम नहीं ले, हमेशा वो नाम लेते हैं और अभी भी नाम लेंगे। ये परसेप्शन गलत है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का जो है अगर कोई ऐसी चीज है तो वो नाम नहीं लिया जाता। एक सवाल आपसे रखना चाह रहा हूं, अजीजाबाद मसला पकड़ा गया तो पुलिस चीफ ने कहा, रमेश कुमार साहब, जब अजीजाबाद मसला पकड़ा गया पुलिस चीफ ने कहा कि ताल्लुक अजीजाबाद से है, तो आप खुद समझ जाएं कौन सी सियासी जमात हो सकती है। साबिक गवर्नर ने कहा कि असला एक तंजीमी कमेटी का था, साबिक तंजीमी कमेटी जो कराची में चलाती थी, इशारा दिया। अब रेंजर्स कहती है सरगर्म अस्करी विंग का था। अब पुराने अगर हिस्ट्री में जाएंगे, समझा रहे सहाफियों को, नाम क्यों नहीं लेते रमेश कुमार साहब? सैफान, अगर पुराने हिस्ट्री में जाएंगे तो देखो गवर्नर साहब के और मुस्तफ़ा कमाल के जो बीच में ये टॉक्स हुए थे, हमने भी इन चीज़ों को सीरियस लिया। और बात यह है कि सिंपल में जो एमक्यूएम के, जैसे अभी आयतुल्लाह दुरानी साहब ने बात की कि ये सारी एमक्यूएम की शाखें हैं, चाहे पाक सरजमीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ये मुख्तलिफ। अगर जो माजी में जिन लोगों ने गलतियां की, अगर आज वो अपने आप को चेंज करने के लिए, मुल्क की खिदमत करने के लिए आए, तो हम उसको वेलकम करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई पाक सरजमीन के पुराने एमक्यूएम के साथ लिंक थे तो अभी वो कौन से हैं, या एमक्यूएम पाकिस्तान के पुराने लिंक थे तो अभी वो कौन से हैं। मैं समझता हूं चाहे पाक सरजमीन हो, चाहे एमक्यूएम पाकिस्तान हो, अगर उन्होंने अपने आप को उन अस्करी विंगों से, उन दहशतगर्दी से अगर उन्होंने सेपरेट कर दिया है, वो अपना मौक़िफ़ साफ जाहिर कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे सियासत और साफ सियासत करना चाह रहे हैं, तो कम से कम उनको वेलकम करना चाहिए, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। रज़ा साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान वेलकम, एमक्यूएम लंदन वेलकम नहीं है। रज़ा हारून साहब, आप क्या समझते हैं इस बारे में? ये रमेश कुमार साहब कहते हैं ये पॉलिसी है, सूबाई हुकूमत को भी इस पर सोचना चाहिए। रज़ा हारून साहब। सर, मैं थोड़ी सी तारीख आपको बताऊं। ये मुस्लिम लीग जो बनी थी तारीख में, उसके बाद ये मुस्लिम लीग चलते चलते पता नहीं कितने इसमें हिज्जे लगे। आवाज नहीं आ रहा है। एक हिज्जा लगा ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, जब ये जीम थी, जीम मुस्लिम लीग जुनेजो, और ये मेरा ख्याल है 88-85 में तो गैर जमाती हुए थे। 88 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब ने, ये तारीख हकीकत बता रहा हूँ, मतलब जुनेजो साहब को छोड़ा और छोड़कर उन्होंने एक अपनी जमात बनाई जिसका नाम रखा मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून के बाद वाली मुस्लिम लीग काफ और पता नहीं कईयूम ग्रुप और कई ग्रुप्स हैं। तो मैं तो नहीं कुछ कहूंगा कि भाई कौन सी जमात और कितने ग्रुप और क्या, और ये मैं तो मुस्लिम लीग नवाज पे अलग सियासी जमात समझता हूँ, वरना ये कह दें कि हम भी एक ग्रुप है मुस्लिम लीग के। तो ये इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत मुनासिब बात है। मैंने तो अपनी पार्टी का नाम मुस्तफ़ा कमाल ने एमक्यूएम रखा ही नहीं, इन्होंने तो मुस्लिम लीग ही रखा है ना। तो ये तो मुस्लिम लीग का एक ग्रुप हुआ नून, फिर और काफ भी एक ग्रुप हुआ। हम अगर एमक्यूएम के एक ग्रुप होते तो हमारा नाम एमक्यूएम एफ जीम डाल ये सब होता ना, नहीं है, पीएसपी है। तो बराए मेहरबानी सियासी एटिकेट्स का ख्याल रखें जब हम गुफ्तगू करें, वरना तो हर आदमी को तो हिस्ट्री तो मालूम है, इससे भी पीछे जा सकते हैं। अब जहां तक बात किया गया कि एमक्यूएम लंदन या एमक्यूएम पाकिस्तान, तो मुझे नहीं पता कि वफाकी हुकूमत क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मेरा फिर इनसे सवाल है कि जब इनको कुछ करना था, वफाकी और सूबाई हुकूमत को जब कुछ करना था, वो लंदन को अलाउ नहीं करेंगे। रज़ा हारून साहब वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, इस पर मौक़िफ़ दे रहे हैं जी। सर, ये कौन होते हैं? Who is Muslim League known to welcome a party or not? What has got a federal government का काम क्या है कि वो किसी सियासी जमात को वेलकम करे और ना करे? सियासी जमातों को वेलकम करने का काम है अवाम का, उनके वोटर्स का, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। किसी दूसरी सियासी जमात का ये जॉब ही नहीं है। विफाकी और सियासी और सूबाई हुकूमत जो है वो तो गैर सियासी होनी चाहिए एज एग्जीक्यूटिव। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है कि हम वेलकम करेंगे। आप होते कौन है भाई वेलकम करने वाले और किसी को जो है रिजेक्ट करने वाले? आप अपनी पार्टी की हद तक रहें। अब आ जाए, मैं दूसरी बात करते कि पीएसपी जो है वो पाक सरजमीन पार्टी है, वो बड़ी तेजी से अपना काम कर रही है। कराची में प्रोग्राम कर लिया, वर्कर कन्वेंशन कर लिया, हैदराबाद में अभी वर्कर कन्वेंशन भी कर आए, और 23 दिसंबर को वहां हमारा जनरल
पब्लिक रैली है, जलसा है, अवामी जलसे का ऐलान करके हैं, तो हम तो अपना सियासी काम कर रहे हैं, हमें कोई कंसर्न नहीं है कोई और क्या राय रखता है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। रज़ा साहब साथ हैं, आयतुल्लाह दुरानी साहब साथ हैं, डॉक्टर अमजद साहब और रज़ा साहब। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो कराची की सियासी सूरत हाल मजीद क्या रुख इख्तियार कर सकती है, मुशर्रफ साहब उनके कुछ बयानात, उन बयानात को लेकर आगे क्या कुछ इस पर खिचड़ी क्या पक रही है आखिरकार, और साथ साथ कराची ऑपरेशन के कंसर्न जो आवाम के हैं, क्या कराची ऑपरेशन रुक गया है, खुदा ना खास्ता रुक गया है, नई अस्करी क़यादत के बाद आगे का मुस्तकबिल या सिमत क्या होगी, ये सवाल उठाएंगे। आयतुल्लाह दुरानी साहब से भी पूछेंगे पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा अब तक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब में आज कराची ऑपरेशन के हवाले से, उसकी मुस्तकबिल की सिमत के हवाले से, कराची की सियासत के हवाले से, सियासत का मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा इस हवाले से बात कर रहे हैं। रज़ा हारून साहब ने नून लीग पे कुछ बात करी, रमेश कुमार साहब आप जवाब दें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। रमेश कुमार साहब देखिए, पहली चीज़ तो ये उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए मुस्लिम लीग, नून, काफ, ये वो, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर MQM पाकिस्तान जो MQM पहले थी, उस MQM से अगर वो शाखें, चाहे वो नाम उन्होंने चेंज किए या नहीं किए, चाहे पाक सरजमीन रखा, चाहे पाकिस्तान रखा, बंदे वो पहले MQM से रिलेटेड थे। अगर उन्होंने समझा कि वहाँ पे वो गलत माहौल है, उन्होंने आके मुल्क की खिदमत के लिए नाम चेंज करके वो खिदमत कर रहे हैं, या नाम उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है या नया नाम रखा है, हमारे लिए वो माना नहीं रखती है। मगर कोई भी पॉलिटिकल सेटअप, अगर कोई भी पॉलिटिकल जमात अगर रजिस्टर्ड होती है जो इस मुल्क की खिदमत करने के लिए, सूबे की खिदमत करने के लिए अगर आती है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का काम है उसको वेलकम करना। सर अच्छा, एक चीज़ मैं इस पे आयतुल्लाह दुरानी साहब के पास आऊँ, उससे पहले रमेश कुमार साहब, मुराद अली शाह साहब की लीड में सूबाई हुकूमत बार बार बात करी है कि सूबाई हुकूमत, रमेश कुमार साहब ये करे, सूबाई हुकूमत वो करे। आज वो जनाजे में भी थे, उन्होंने जनाजा उठाया भी था जो पुलिस एहलकार कल शहीद हुआ। अच्छी बात है या कुछ और होना चाहिए सूबाई हुकूमत की तरफ से? रमेश कुमार साहब देखिए, सूबाई हुकूमत, मुराद अली शाह साहब मीडिया की लेवल पे तो अच्छे जा रहे हैं। बात यह है कि जो एक तासुर दिया जा रहा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कमांड में जो तब्दीली आई है, और उसमें जो वो, तब भी मैंने ये कहा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की है, बंदा चेंज हुआ है, मगर मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसी तब्दीली आएगी। वही मिनिस्टर, वही सेक्रेटरी, वही करप्शन, वही चीजें जो हो रही है, मुझे कोई खास तब्दीली नजर नहीं आ रही है। मगर मैं समझता हूं अभी लास्ट ईयर जो वो इलेक्शन का साल होता है, अगर वो इलेक्शन के हवाले से अगर कुछ एक्टिविटी दिखाएंगे, करप्शन नहीं होगी, तो फिर कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। नहीं तो पूरे मुल्क से तीनों सूबों से आउट हो गए, एक सूबे में आ गए, नहीं तो एक सूबे से भी आउट हो जाएंगे। दुरानी साहब, ये थ्रेट कितनी बड़ी है, आपने सीरियसली लिया है? आज सिंध असेंबली के अंदर ये बात हुई कि केडीए चाइना कटिंग की सरपरस्ती कर रहा है, ये इज़हारुल हसन साहब ने बात करी है, तो करप्शन वहीं की वहीं खड़ी है, मुराद अली शाह साहब के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये लोग कह रहे हैं। दुरानी साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं। अगर मैं उनको बता दूं कि पूरे मुल्क में एक बोरानी कैफियत है और कर्ज़ों की भरमार है और करप्शन की एक इंतहा आपस में इनके अपने सूबे में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, तो ये करप्शन तो वज़ीर-ए-आज़म के टेबल से शुरू हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो पूरे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म इस करप्शन के, इस कमज़ोर इंतज़ामिया चलाने का वो ज़िम्मेदार है। ख़ारजा पॉलिसी की तबाही के ज़िम्मेदार इस वज़ीर-ए-आज़म को ठहराया जा सकता है। और अगर आप समझते हैं कि इसी तरह के बहुतान तराशी के साथ सर बात कराची ऑपरेशन के दौरान देखेंगे, फिर मैं अब इसीलिए कह रहा हूँ डॉक्टर रमेश साहब ने कराची ऑपरेशन अगर सही नहीं जा रहा तो उसकी जिम्मेदारी मैंने बात नहीं की, इस वजह से कभी हटता नहीं हूं, इस वजह से कि अगर आपने रेंजर्स को वज़ीर-ए-आज़म के अंडर से, उसके फेडरल से जाकर के उन्होंने दावा किया था कि मैं सैफान खान मैं कभी ट्रैक से नहीं हटता, और मेरी नहीं, आपने ट्रैक की बात की, मैं ट्रैक से नहीं हटता हूं। मुझसे अगर कोई पूछे कि तुमने चोरी की है तो मैं कहूँ कि ये भी चोरी करता है, ये मेरा जवाब नहीं होता। डॉक्टर रमेश, अगर आप मैंने आपको सुना था ना, तो आप बड़े डिसेंट हो जाए थोड़ी देर के लिए। एक दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ पर हालात उतार चढ़ाव आ जाता है किसी जगह पर भी, वहाँ पर अदालत तो इनके अंडर है ना, अदालत में तो ये लोग बड़े सुर्खू हैं, अदालत में जाकर केडीए का कोई शख्स ये बिल्कुल गलत है सर, ये बिल्कुल गलत है। ये वाली अदलिया के बारे में सर मैं रिमार्क्स ऐसे नहीं है दुलानी साहब, मैं एक्सपेक्ट करता, क्योंकि ये आज़ाद अदलिया इस मुल्क में सर, ये इस तरह की बात नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अब उन्होंने गवर्नर जो जिस जज को लगाया हुआ ना,
अगर वो गवर्नर भी तो पुराना उनका बंदा है ना, वो गवर्नर साबिक चीफ ऑफ पाकिस्तान है, वो मोजेस साबिक चीफ ऑफ पाकिस्तान है। डॉक्टर अमजद साहब, अरे मैंने आपको डॉक्टर अमजद साहब आपके साबिक का लफ्ज क्यों डॉक्टर अमजद साहब, मुशर्रफ साहब, साबिक जनरल भी हम लोग नहीं कहते, साबिक जज भी नहीं कहते, डॉक्टर अमजद साहब जनरलों को मुशर्रफ साहब के बारे में खबरें पीएसपी एमक्यूएम ये सब लंदन पाकिस्तान, डॉक्टर अमजद साहब क्या खबरों में कोई सदाकत थी, सबने रद्द कर दिया है, कुछ होगा या मुशर्रफ साहब का अपना जाती ख्याल था, मामला खत्म? देखिए मैं इसकी थोड़ी वजाहत कर दूं। पहली बात तो ये है कि एमक्यूएम या पीएसपी या किसी भी ग्रुप ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को कतन ये नहीं कहा कि आप आएँ या हमारी सरबराही करें। दूसरी बात यह है कि ना ही परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनमें से किसी को ये कहा हो कि जी मैं एमक्यूएम या पीएसपी या इनको मिला के इनका सरबराह बनना चाहता हूँ। ऐसी कतन कोई बात नहीं है, ये ऐसी बातें हैं। सिर्फ अगर कोई बात है तो वो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बार बार ये कहा है कि वो ये समझते हैं कि जो कराची के अंदर जो उर्दू स्पीकिंग वाली जो कम्युनिटी रहती है वो चाहते हैं कि उनके इंटरेस्ट को वॉच किया जाए और उनकी जो तंजीम है वो अगर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाती है तो उन